मेरी शादी को भी 2 ही हफ्ते बीते हैं। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले से 4 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। आधी रात के वक्त जब मुझे प्यास लगी तो मैंने देखा कि जग में पानी नहीं था, इसीलिए मैं उठकर किचन में पानी लेने के लिए चली गई। मैं जैसे ही वहां से वापस लौट रही थी, तभी मुझे अपनी जेठानी के कमरे से कुछ अजीब सी ही आवाज़ सुनाई दी। मुझे हैरानी हुई क्योंकि मेरे जेठ जी भी इस वक्त घर पर नहीं थे। वह मेरी सास के एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे जेठानी जी के साथ कमरे में कोई और ही था। पहले मुझे लगा कि हो सकता है कि सास उनके कमरे में आकर लेट गई हो, यह सोचकर कि आज रात जेठानी जी अपने कमरे में अकेली हैं। लेकिन कैसी आवाज़ आ रही थी, उसे मुझे किसी और बात का ही अंदेशा हो रहा था और उनके कमरे में किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मुझे रहा नहीं गया और उत्सुकता थी। मैं बस चुपचाप से उनके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाज़ा खुला था और अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और उसके बाद जो सामने का नज़ारा देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मेरे हाथ से पानी का जग गिरते गिरते बचा। मैं जैसे तैसे खुद को संभाला और भागती हुई सीधा अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे को अंदर से बंद करके कुंडी लगा ली। मेरी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी थी। मैं तुरंत ही आकर बेड पर बैठ गई। अब तो मुझे और भी ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। मैं तुरंत ही बिना गिलास के ही पानी सर पर सारा डाली, जल्दी जल्दी अपने मुंह में उड़ेलना शुरू कर दिया। मैं इतनी ज़्यादा हड़बड़ाई थी कि मुझे बहुत सारा पानी तो मैं अपने ऊपर ही गिरा लिया था। अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर आज यह क्या देख लिया। मेरी जेठानी आखिर ऐसा कैसे कर सकती थी। दरअसल मैंने देखा कि मेरी जेठानी के आगे मेरे ससुर जी और पीछे उनके साथ देवर भी मेरी जेठानी एक साथ दो दो मर्दों के साथ अपनी इच्छा को पूरी कर रही थी। जेठानी तो मेरी जो कर रही थी वह था, मेरा देवर और मेरे ससुर भी उनके साथ पूरी तरह से लगे हुए थे। आखिर इस घर में यह सब क्या हो रहा था। जेठानी जेठ जी को धोखा दे रही थी। न सिर्फ जेठ जी की पत्नी उनके पीठ पीछे यह सब कुछ कर रही थी, बल्कि उनके सगे पिता और सगा छोटा भाई उनकी गैर मौजूदगी में उनके पत्नी के साथ यह सब क्या कर रहे थे। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और यह मैंने इस घर में क्या देख लिया। मेरे पति भी इस वक्त मेरे साथ नहीं हैं। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किसी से क्या कहूँ। मेरी सास तो अपनी बीमारी के कारण अपने कमरे में ज़्यादा निकलती ही नहीं और मेरी देवरानी अपने कमरे में आराम से सो रही है। उसे इस बात की खबर ही नहीं कि उसका पति उसकी पीठ के पीछे यह सब क्या कर रहा था। मेरी आंखों के सामने कुछ महीने पहले ही पूरा मंजर दोबारा से तैरने लगा, जब यह लोग एक रिश्तेदार के जरिए मेरे घर वालों से मिलने थे और वहाँ पर मेरे ससुर जी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरे पापा को मेरे पति आशुतोष के बारे में पता चला, क्योंकि मेरे पापा पहले से ही आशुतोष के परिवार वालों से मिल चुके थे और उन्हें सभी लोग अच्छे लगे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न वह मेरे रिश्ते की बात इस घर में चलाएं और फिर जल्दी ही यह लोग शादी के लिए तैयार हो गए। मेरे पति 3 भाई थे, उनके बड़े भाई विजय, उनके बाद मेरे पति आशुतोष और उनका छोटा भाई अमन। इसके अलावा इस घर में मेरे जेठ जी विजय की पत्नी शालिनी थी और मेरे सास ससुर थे। और जब मेरी शादी आशुतोष के साथ तय हुई थी तो कुछ ही दिनों बाद मेरे देवर अमन की शादी तय हो गई थी। इसीलिए मेरे ससुर ने सोचा कि मेरे पति आशुतोष और मेरे देवर की शादी एक ही दिन में रखी जाए तो एक साथ दोनों बहू घर का स्वागत इस घर में हो जाएगा और बार बार शादी के इंतजामों की भी कोई झंझट नहीं होगी। मेरे पिता तो उनकी शर्त से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मेरी और मेरी देवरानी की विदाई एक साथ हुई थी और इस घर में हम दोनों ही एक साथ ही कदम रखा था। अभी हम दोनों की शादी को कुछ ही दिन बीते थे कि मैं यह सोचने लगी कि मेरा देवर इतना बड़ा धोखेबाज होगा, यह सोच ही नहीं सकती थी। मेरी देवरानी बहुत ही सीधी थी और अब तक तो वह मैं अपनी जेठानी को भी बहुत ही सीधा मानती थी, क्योंकि इन 2 हफ्तों में मैंने यह देखा कि मेरी जेठानी बहुत ही कम बोला करती थी और जैसा मेरे ससुर कहते हैं वह चुपचाप सारा काम उनकी मर्जी के हिसाब से ही करती थी। लेकिन मुझे यही पता था कि उसके सीधे चेहरे के पीछे इतनी चालाक और मक्कार औरत भी होगी जो एक नंबर की धोखेबाज है। मेरी सास बीमार रहती है तो यह लोग उसे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर सब में शामिल हैं। मुझे अपने पति आशुतोष की याद सताने लगी। मैं सोचने लगी कि अगर वह यहाँ पर होते तो मैं अभी के अभी उनके पिता, भाई की भाभी तीनों की ही
कल चेहरों का पर्दाफाश कर देती, लेकिन क्योंकि वही यहाँ नहीं हैं तो अब मुझे इस बात का इंतज़ार करना पड़ेगा कि मैं उनके आने का उन्हें सब कुछ बताऊं। लेकिन फिर दूसरे ही पल मुझे यह लगने लगा कि मेरे पास इस वक्त कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे मैं यह बताकर अपने पति के सामने साबित कर सकूं, क्योंकि कोई भी बेटा अपने पिता और कोई भी भाई अपने भाई के लिए इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी मेरी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, और तो और मैं अभी इस घर में और अपने पति पर विश्वास भी नहीं पैदा कर पाई हूँ जो वह मेरी बात पर यकीन करे। आखिर हमारे रिश्ते को दिन ही कितने हुए हैं, तो फिर वह मेरी बात क्यों मानेंगे? वह तो अपने पिता और अपने भाई की बातों पर ही विश्वास करेंगे। और अगर मेरे पति ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो, और मैं कोई भी सबूत नहीं दे पाई, तो फिर मैं खुद ही बुरी तरह से अपनी ही बात में फंस जाऊंगी और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर अपने शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर लूंगी। मेरी जेठानी, ससुर, देवर तो यही चाहेंगे कि मेरा पति मुझे तुरंत ही तलाक दे दे, क्योंकि जब वह यह जान जाएंगे कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुकी है, तब तो वह यही चाहेंगे कि मैं जल्द से जल्द इस घर को छोड़कर चली जाऊं, ताकि वह अपने मजे आगे की कामयाब रख सके। मैंने सोचा कि मुझे इस वक्त चुप रहना है, क्योंकि इसी में मेरी भलाई है। अगर मुझे इन सब को रोकना है तो पहले मुझे सबूत ढूंढने होंगे, इसके बाद ही मुझे कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अपना समझ जानबूझकर शांति से लेटकर सो गई थी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे अचानक से रात वाली बात का वाक़ याद आ गया और मेरा शरीर बुरी तरह से सिहर उठा। लेकिन मैं खुद को समझाया कि मुझे फ़िलहाल इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देना, बल्कि अपने नए शादीशुदा जीवन को अच्छे से और ऊपर पर भरपूर ध्यान केंद्रित करना है। मैं तुरंत ही फ्रेश होकर किचन में सुबह का नाश्ता के लिए चली गई। मैं जैसे ही किचन में पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी पहले से ही किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही एक प्यारी सी मुस्कान दी और मुझे कहने लगी कि छठ से वंदना, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें उठाने की सोच रही थी। ऐसा करो, तुम सभी के लिए जूस तैयार कर लो, तब तक मैं सारा नाश्ता तैयार कर देती हूँ। मैंने देखा तो नाश्ता बहुत सारा तैयार करना था। मुझे लगा कि यह तो अकेले जेठानी के लिए बहुत हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी जाकर हमारी देवरानी को बुला लेती हूँ, मैं आपका इतना सारा नाश्ता तैयार करने में मदद कर देती हूँ। वह कहने लगी, अरे रहने दो, क्यों बेकार में परेशान करोगी? अगर वह खुद ही उठकर आ जाएगी तो ठीक है, वरना मैं खुद ही तैयार कर लूँगी। वैसे भी मुझे तो आदत है इस सब की। जब तुम लोग नहीं थे तब पूरा काम आखिर मैं अकेले ही तो करती थी। अब कम से कम तुम लोग आ गई हो तो फिर भी मुझे बहुत आराम है। मैंने इसके बाद अपनी जेठानी से कुछ भी नहीं कहा और जूस तैयार करने लगी। लेकिन मन ही मन में सोचने लगी कि यह औरत कितनी ज़्यादा चालाक है। रात में इसका दूसरा ही तिरका चरित्र होता है और सुबह को यह एकदम से अलग ही नजर आती है। बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कि शहद टपक रहा हो, जबकि कोई नहीं जानता कि यह तो इसकी कौन सी दूसरी असलियत निकाल कर आती है। मैंने सोचा, लेकिन यह तो जो भी कर रही थी उनमें सिर्फ मेरी जेठानी की गलती नहीं थी। मेरे ससुर और देवर भी तो बराबर के इस बात के भागीदारी थे। लेकिन एक बात तो है, मेरी जेठानी मेरे ही देवरानी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। धीरे धीरे मेरे उस घर में यूं ही दिन बीतने लगे और मैं हमेशा यही देखा करती थी कि मेरी जेठानी का व्यवहार मेरे प्रति और मेरी देवरानी के प्रति बहुत ही अच्छा था। वह कभी भी किसी भी काम को लेकर हम दोनों पर बोझ नहीं डालती थी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद ही कर लिया करती थी और हम दोनों को आराम पहुंचाने की कोशिश करती थी। कई बार यही सोचती थी, जब यह इतनी अच्छी है तो आखिर यह सब क्यों करती है? कहीं ऐसा तो नहीं उनके पति में कोई कमी हो, इनकी उसी तरह से ज़रूरत को पूरी न कर पाते हों। लेकिन फिर मैं सोचती थी कि अगर पति वैसे ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि वह तुम अपने ससुर और देवर के साथ में ही वह सब करना शुरू कर दो। मुझे तो समझ नहीं आता था कि मैं अपनी जेठानी को लेकर अपनी राय अच्छी बनाऊं या बुरी बना लूं। लेकिन अब क्योंकि मैं उन तीन लोगों को एक साथ उस तरह से देख लिया था, तो अब जब भी मेरी जेठानी मेरे ससुर या देवर को नज़र खाना पे देती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान उनकी तरफ ही रहता है। तो मैंने यह देखा था कि मेरी जेठानी मेरे ससुर से अजीब तरह से डरती रहती थी और देवर से भी दूर रहने की कोशिश करती थी। अब तो जब देवरानी आ गई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि देवर का
काम अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि अब देवर का सारा जुड़ा हुआ सारा काम देवरानी ही करेगी। लेकिन ससुर जी को तो यह बहाना मिल जाता था कि तुम्हारी सास तो तबीयत खराब रहती है, वह बिस्तर से ज़्यादा उठ नहीं पाती, इसलिए मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। इस वजह से मेरी जेठानी मन मार कर ससुर का काम करना पड़ता था। मैं देखी थी कि वह जब भी मेरे ससुर के लिए कोई भी काम करती तो उनके चेहरे पर साफ मजबूरी झलक कर करती थी। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब उनके चेहरे पर यह मजबूरी है, फिर यह मेरे ससुर के साथ वह सब क्यों करती हैं, मेरे ससुर के साथ वह सब क्यों करती हैं। इधर मेरे पति लौट कर आ गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी बताने में मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि बार बार मेरे मन में यही बात आने लगती थी कि मेरे पास अभी भी अपनी बात को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। और अगर आशुतोष ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा। अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरे घर वाले भी मुझे दोस्त ही देंगे। मुझे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की ज़रूरत ही क्या थी। पता चले कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना ग्रस्त जीवन बर्बाद कर लूं। और यह लोग तो आराम से जो तक अब कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, वह करते रहे। मेरे पति और जेठ जी अक्सर ही अपने काम की वजह से शहर से बाहर जाते रहते थे, इसीलिए कई बार मैं भी अकेली रहती थी और मेरी जेठानी भी। और इस बात का फ़ायदा वह आराम से उठाते रहती थी। थोड़े दिन के बाद जब एक रात फिर किचन में पानी लेने के लिए गई तो मुझे जेठानी के कमरे से इस तरह की आवाज़ें आती हुई सुनाई दे रही थी। मेरे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने लगा, क्योंकि मुझे ऐसी धोखेबाज हरगिज बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरा शुरू से ही यही नेचर रहा कि मैं कभी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया, जिस वजह से मुझे हर कोई बहुत तेज़ बताता था। मेरी माँ भी मुझे हमेशा ही समझाती रहती थी कि दूसरों के मामलों में टांग न डाला करो, क्योंकि कई बार ऐसे लोग बहुत ही मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन मैं अपने स्वभाव के चलते किसी भी गलत बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए उस वक्त भी मुझे रहा नहीं गया और मेरे कदम एक बार फिर जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ गए। और जब मैं धीरे से दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल भी वही नज़ारा था जो मैं इससे पहले एक बार देख चुकी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं दरदनाई हुई अपनी देवरानी के कमरे की तरफ जाने लगी ताकि उसे उसके पति का असली चेहरा दिखा सकूं। मैं जब उसके कमरे के पास पहुंची तो मुझे उसके कमरे से अचानक ही अपनी देवरानी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर तो मैं झटके से उसके दरवाजे के पास रुक गई। मुझे लगा कि आखिर यह क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि मेरी देवरानी इतनी रात को जाग रही थी, तो क्या उसके बाद भी जरा सी भी ख्याल नहीं कितनी रात को उसका पति आखिर कहाँ गया है। तो मेरे मन में एक साथ हजारों सवाल आने लगे। मैं सोचने लगी कि क्या इसका मतलब यह है कि मेरे देवरानी को भी इस सब के बारे में पता है, जबकि मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि शायद वह रात को गहरी नींद में सो जाती है, जिस वजह से उसे आज तक पता नहीं चल सका उसका पति आधी रात को कहाँ जाता था और क्या करता था। मैंने सोचा कि अगर मैं देवरानी को यह सब पता है और फिर भी वह अपने पति को इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं रोक रही थी, तो फिर वह भी कितनी घटिया औरत है। यह सब सोचकर मेरा मन जी भर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने यह सब क्या लगा रखा है। इन्होंने तो सारे रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़कर उन्हें तार तार कर दिया है। अब मुझे अपनी जेठानी के साथ साथ देवरानी से भी नफरत होने लगी थी। मैंने सोचा कि जब यह सब कुछ अपनी मर्जी से करवा रही हैं तो फिर मुझे कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए मैं वापस पलटकर अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन जैसे ही पलटकर मैंने अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाया, तभी मुझे एक बार फिर अपनी देवरानी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिसने मुझे बड़ा ही हैरान कर दिया। मैं सोचने लगी आखिर मेरी देवरानी कमरे में ऐसा क्या कर रही है जो उसकी बार बार चीख निकल जाती है। अब मुझे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मुझे एक बार तो उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखना ही चाहिए। पर जब मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वह तो अंदर से बंद था। लेकिन मैं बेचैन हो रही थी यह जानने के लिए कि आखिर अंदर ऐसा क्या हो रहा है। मुझे रहा नहीं गया और मैं देवरानी के कमरे के अंदर झांकने की कई रास्ते खोजने लगी। तभी मुझे उसके कमरे की एक खिड़की से खुली हुई नज़र आई और जब मैं खिड़की के पास पहुंची तो और अंदर का नज़ारा देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने जो कुछ भी सामने देखा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरे जेठ जी विजय मेरी देवरानी के साथ गंदा काम कर रहे थे, वह भी इतनी बुरी तरीके से
कि जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी देवरानी इस वक्त दर्द में डूबी हुई थी, लेकिन मेरे जेठ तो इन सब को कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें तो बस अपनी इच्छा पूरी करने का मतलब था। मेरा सर बुरी तरह से दर्द से फटने लगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर मैं क्या देख रही हूँ? यह घर है या फिर क्या है? यह लोग आखिर यह सब क्या कर रहे हैं? यह क्या तमाशा इन लोगों ने फैला रखा है? मैं तुरंत ही दौड़ती हुई अपने कमरे में आई, फिर अपने कमरे के दरवाजे पर कुंडी लगा ली। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। बिस्तर पर पड़े तकिया को कसकर पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। मेरे अंदर एक भयंकर डर की लहर दौड़ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही अब मुझे इस घर में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ। आखिर इस घर में ये क्या हो रहा था? कोई किसी के साथ भी कुछ भी कर रहा है। यहाँ पर किसी भी इज्जत को सुरक्षित नहीं। मैं फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि भगवान, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे घर में ब्याह कर दिया है। यह लोग तो इंसानियत के नाम पर ही धब्बा हैं। यह किसी जानवर से कम नहीं। जैसे एक जानवर यह सब काम करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता, वह किसी के साथ कुछ भी कर लेता है, ठीक उसी तरह से ये लोग भी अपने रिश्तों का कोई इलाज नहीं रखते। कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर रहा है और किसी का ज़मीर जिंदा नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों के परिवार में मैं बहू बन चुकी हूँ। अब मुझे लगने लगा कि इस घर में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। मेरे मन में आने लगा कि इन सब के बारे में पता है, या जिस तरह से मैं अभी तक यह सबसे अनजान थी, उसी तरह से मेरे पति भी अनजान है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं अभी के अभी पुलिस को फ़ोन करके बुला लूँ, बुलवाकर इन सबको पकड़वा दूँ। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो यह थी कि यह तो शादी के तीसरे दिन ही यह लोग अपने इस फार्म हाउस में हम लोगों को ले आए थे। यहाँ पर दूर 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 तक लोगों का घर नहीं बने हुए थे। हम किसी से कुछ भी नहीं कर सके। और दूसरा, जब नई नई ब्याह कराई तो यहाँ पर हमें बताया गया कि इस घर का नियम है कि इस घर की महिलाएं पास फ़ोन नहीं रखती हैं, बल्कि अगर हम लोगों को किसी से कोई बात करनी है तो हम घर के लैंडलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। मगर लैंडलाइन तो ऐसा है कि उसे जब भी किसी को फ़ोन करो उधर फ़ोन मिलता ही नहीं। यह नेटवर्क की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो फिर कोई किसी से क्या बात करेगा? मेरी खुद शादी के बाद अभी तक मेरे माँ बाप से सिर्फ एक ही बात हो पाई है। मैंने कई बार आशुतोष से इस बारे में कहा भी। वह कहने लगे, पापा के आगे हम लोगों का नहीं चलती, इसीलिए जो जैसा है उसे तुम्हें भी मानना पड़ेगा। उस वक्त मुझे अपने ससुर के बने नियम के बारे में कुछ अजीब ही लगा था, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि आखिर उन्होंने इस तरह के नियम क्यों बना रखा है। और हो न हो, लेकिन शहर वाले इस घर में इतनी दूर यहाँ गांव में फार्म हाउस में रहने वाले लोगों का यही मकसद है, ताकि यहाँ पर अपना यह घिनौना खेल आराम से खेल सकें और कोई भी उनकी असलियत के बारे में न जान पाए, और ना ही हम लोगों को कोई किसी से मदद की गुहार लगा पाए। मेरी जेठानी का तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मेरी देवरानी यह सब कुछ मजबूरी में कर रही थी। मुझे उसका दर्द खुद ही अपने आंखों से देखा था। वह बुरी तरह से तड़प रही थी और मैं कुछ भी करके खुद को और अपनी देवरानी को इस जाल से बचाना चाहती थी। इन दिनों सर्दियों की, लेकिन घबराहट के मारे मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मुझे अभी भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था जिससे मैं खुद को और अपनी देवरानी को बचा सकूं। मैंने सोचा कि यह सब तो अपनी अपनी गंदी हरकतों में बिजी हैं। मेरे पास यही मौका है जब मैं अपने घर पर फ़ोन करके सब कुछ बता दूँ। मैं तुरंत ही चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली और लैंडलाइन के पास पहुँची, लेकिन करीब 15 मिनट लगातार फ़ोन ट्राई करने के बाद मैं निराश थी, क्योंकि फ़ोन लग ही नहीं रहा था। मैं गुस्से में आकर फ़ोन को पटक कर रख दिया और तुरंत ही अपने कमरे में जाकर अंदर से अच्छे से बंद कर ली, क्योंकि अब इस घर में कोई भी भरोसे के लायक नहीं था। अब मुझे सिर्फ अपने पति आशुतोष का इंतजार था। मेरी आखिर उम्मीद अब वही थी। पूरी रात मैंने बेचैनी से काटी। सुबह के करीब कहीं मेरी हल्की फुल्की आँख लगी, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मैं उठकर सुबह की जब मैं किचन में गई तो सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल लग रहा था। अभी नहीं लग रहा था कि मैं घर के भयंकर खेल खेला जा रहा था। हर कोई अपने अपने काम में बिजी था, बस मेरी देवरानी ही मुझे नहीं दिख रही थी। मैंने उसके लिए एक प्लेट नाश्ता लगाया और उसके कमरे में लेकर चली गई। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो वह देरी से सहमी हुई थी, अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके शरीर पर काफ़ी सारे चोट के निशान थे। मैंने उसे जैसे ही पूछा यह क्या हुआ है, वह बुरी तरह से घबरा गई। अब कि वह दरअसल कल मेरा बाथरूम में पैर फिसल गया था और 2-3 जगह टकराकर गिरी। इस वजह से मेरे शरीर में इस तरह की चोटें आ गई।
मैंने मन ही मन सोचा कि इसको लग रहा था कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन यह नहीं जानती कि वह सब कुछ मैं अपनी आंखों से पहले ही देख चुकी हूँ। मुझे रहा नहीं गया, मैं तुरंत ही अपनी देरानी से कहा कि तुम मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी यह बात सुनकर वह बड़ी आँखें आँखें करके मुझे अपनी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। कल जेठ जी तुम्हारे कमरे में आए थे ना। मेरे इतना कहते ही वह अंदर से प्रभावी ही बैठी थी, इसीलिए वह तुरंत ही फट पड़ी, अपनी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहाने लगी। उसने तुरंत ही मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, वंदना दीदी कुछ भी करके मुझे सबसे बचा लीजिए। मुझे नहीं पता था कि यह लोग इतने गिरे हुए लोग हैं। उनके लिए रिश्तों की कोई भी मर्यादा नहीं है। यह लोग किसी को भी नहीं छोड़ देते। मैंने उनको थोड़ा शांत कराया और उसे भरोसा दिलाया कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर वह मुझसे कहने लगी कि क्या इसमें किसी ने भी आपके साथ भी? मैंने कहा कि अगर मेरे साथ किसी ने भी कुछ गलत किया होता तो मैं उसकी जान ले लेती, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शायद इसीलिए क्योंकि मेरे पति इस सब से शामिल नहीं है। तुम्हारा पति इन सब में शामिल है और इसीलिए उसने तुम्हारे साथ भी वह सब करने की इजाज़त जेठ जी को दे दी है। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें जेठ जी को अपने कमरे में आने ही क्यों दिया? खुद को बचाने के लिए कोशिश क्यों नहीं किया? मेरी बात पर मेरी देरानी कहने लगी कि दीदी पहले तो मुझे यह सब पता ही नहीं था कि मेरा पति जेठानी जी के साथ यह सब करता है, क्योंकि अब तक तो मुझे दूध में नींद की गोलियां दिया जा रहा था, जिस वजह से मैं रात को गहरी नींद में सो जाती थी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था कि मेरा पति आधी रात को कहाँ जाता है और क्या करता है। लेकिन कल रात जब अमन ने मुझे दूध पीने के लिए दिया तो अचानक ही उसमें मक्खी गिर गई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं अमन से कहूँगी तो वह दूसरा दूध मेरे लिए बना कर ले आएंगे, लेकिन कल मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था और मैं दूध नहीं पीना चाहती थी, इसीलिए मैंने चुपके से वह दूध फेंक दिया और उसे बिना पिए ही चुपचाप लेटकर सो गई। आधी रात के समय मुझे हल्की सी आवाज़ें सुनाई दी। जब मैं पलटकर देखा तो देखती हूँ कि अमन कमरे में कहीं जा रहे हैं और मैं पहले ही कुछ देर लेटकर उनका इंतजार करने लगी। मुझे लगा कि हो सकता है कि वह किचन में पानी पीने के लिए गए हों, लेकिन काफ़ी देर के बाद जब वह लौटकर नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर देखती हूँ कि जब मैं किचन में गई तो वहाँ पर नहीं थे। यह देखकर मैं बड़ी हैरान रह गई थी कि फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि अमन ड्राइंग रूम में गए हों। जब मैं ड्राइंग रूम में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो जेठ जी लेटकर सो रहे थे। यह देखकर मैं हैरान हुई कि आखिर जेठ जी अपने कमरे को छोड़कर ड्राइंग रूम में लेटकर क्यों सो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब माजरा क्या है। मैंने सोचा कि क्या जेठ और जेठानी जी में लड़ाई हो गई है, इस वजह से वह नाराज होकर यहाँ लेटे हुए हैं। यही सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि ताबी नज़रों से मेरे कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ आई, जिन्हें सुनकर मैं कमरे की तरफ गई और जब मैं उनके कमरे में का दरवाज़ा खोला तो सामने का जो भी उसे देखा, देखकर तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा नहीं रही। जैसे ही सब वह सब देखा मैं गुस्से से अमन के ऊपर चिल्लाई तो अमन तुरंत ही आकर मेरा मुंह कसकर पकड़ लिया और मुझे घसीटकर मेरे कमरे में लेकर आ गया और मेरे साथ कई सारे थप्पड़ जड़ दिए। मैंने जब कहा कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम मेरे पीठ के पीछे मुझे धोखा दे रहे हो, वह बड़ी ही बेशर्मी से हंसने लगा और कहने लगा कि मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा और अब अच्छा ही हुआ जो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, क्योंकि अब मैं अपने भाई को और इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था। वह तो मुझे पापा ने ही कहा था कि अभी तुम्हें इस घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं तो कम से कम तुम्हें 1 महीने का आराम दे देना चाहिए, उसके बाद ही तुमसे जमकर सेवा ली जाएगी। लेकिन चलो, तुम्हें अगर यह सब पहले ही पता चल गया तो अब तुम्हारी भी सेवा करने का समय शुरू हो गया है, इसलिए अब तुम अच्छे से मेरे भाई और पापा को खुश करना। अमन के मुंह से यह बात सुनकर तो मेरे जैसे ऊपर बिजली गिर गई थी। मैंने अमन से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी पत्नी हूँ और तुमने मेरी इज्जत की रक्षा करने का वचन दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वह मुझे कहने लगा कि सब फालतू की बातें हैं, मुझसे मत कर, बल्कि अपनी पत्नी धर्म मेरे प्रति निभा। मैं पति हूँ और मैं जैसा कहता हूँ चुपचाप वैसा करती जा, तो तेरे साथ बहुत ही बुरा होगा। और फिर अमन ही तुरंत मेरे दोनों हाथ को कपड़े से बांध दिया और 5 मिनट के बाद ही जेठ जी अपने चेहरे पर एक घिनौना मुस्कान लिए कमरे में आ गए
और फिर उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया वह तो आप पहले ही देख चुकी हैं। मैंने उनके आगे बहुत हाथ जोड़े, उनसे रिश्तों का वास्ता दिया। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं उनसे अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन उन्हें मुझ पर दया नहीं आई और ना ही उन्हें मेरे दर्द तकलीफ से कोई फ़र्क पड़ रहा था, बल्कि उन्हें तो मेरे साथ वह सब करते हुए ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसीलिए उन्हें मेरी एक भी चीख सुनाई नहीं दी और उन्होंने वो कर गुजरा था वह उन्होंने किया है। अपनी दिलानी की बात सुनकर मेरा गुस्से से खून खौलने लगा। मैंने कहा कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो जेठानी पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह भी एक औरत होकर इस समय मिली हुई है। मेरी देवरानी दुल्हन थी। मेरे एक बार फिर भी गले लगकर मुझसे कहने लगे कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन खुद को और मुझे इस दलदल से बचा लीजिए। मैं कहा कि फिर तुम फिक्र मत करो, आज आशुतोष वापस आने वाले हैं, उनके आते ही सबको सबक सिखाऊंगी और सबको जेल पहुंचाऊंगी। शाम को जैसे ही आशुतोष वापस लौटे, मैंने तुरंत ही उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनते ही आशुतोष ने आंखें से गुस्से लाल हो गई। पहले तो वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैं तुरंत ही अपनी देवरानी के पास लेकर गई। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो फिर मुझे इससे पूछ कर ही, उसके ऊपर तो यह सब बीती हुई है, तो भला यह क्यों झूठ बोलेगी। और इसके शरीर पर जो निशान पड़े हैं वह इसके साथ जो कुछ भी जातियाँ हुई है उसके चीख चीख कर गवाही दे रही है। मेरी देवरानी ने भी रो रो कर आशुतोष से सब कुछ बता दिया। जैसे सुनकर आशुतोष के गुस्से के ज्वालामुखी फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत ही मेरी देवरानी से कहा कि तुम अभी अभी मेरे साथ चलो, मैं इन लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और आशुतोष ने मेरा भी हाथ पकड़ा। हम तीनों तुरंत ही डाइनिंग एरिया के पास पहुंच गए। आशुतोष ने चिल्ला चिल्ला कर मेरे ससुर, जेठ और देवर को बाहर बुलाया। आशुतोष की इतनी तेज भयंकर आवाज़ सुनकर तीनों ही बुरी तरह से घबराकर दौड़ते हुए आए और मेरे ससुर कहने लगे कि आशुतोष क्या हो गया, तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो। आशुतोष ने कहा कि यह सब क्या हो रहा है इस घर में, आप लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। आशुतोष की बात सुनकर वह तीनों लोग असमंजस की स्थिति में थे। हम लोगों को देखने लगे। आशुतोष ने कहा, वंदना ने तुम सबको इस तरह की हरकत करते हुए देख लिया है और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। यह सुनकर मेरे ससुर, देवर और जेठ हैरानी भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने तुरंत ही कहा कि हाँ, आप लोगों की गिरी हुई हरकत मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मैं और आशुतोष आप तीनों को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आप तीनों को अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतना ही पड़ेगा और आपको जेल जाना ही होगा। मेरा देवर तुरंत ही आशुतोष के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। आशुतोष ने तुरंत ही आगे बढ़कर अमन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा दिया और कहा कि तुम लोग इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर सकते हो। ऐसा औरत सब कुछ देख लिया और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। अगर इतने समय के बीच में यह पुलिस को फ़ोन कर देती तो जानते हो कि हम सब का अंजाम क्या होता। आशुतोष के मुंह से यह सब शब्द सुनकर तो मेरी देरानी और मेरे दोनों के ही सर पर जैसे आसमान सागर पड़ा हो। तुरंत ही चिल्लाकर आशुतोष से कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो। वह आशुतोष ने पलटकर मेरे गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और कहने लगा कि औरत को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वह पैर की जूती होती है, इसीलिए वह पैरों में ही शोभा देती है। इसीलिए अपनी आवाज़ मेरे सामने नीचे रखकर बात कर। मेरी देवरानी ने तुरंत ही कहा कि भैया आप क्या कह रहे हैं। आशुतोष ने उस पर चिल्लाकर कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना एक थप्पड़ अभी तुम्हारे भी गाल पर लगेगा। उन्होंने तुरंत ही पलटकर अमन से कहा कि तुम्हारी यह बीबी तुम्हारे कब्जे से बाहर हो चुकी है। इसे भी वंदना को सब कुछ बता दिया। आखिर इसके इतनी हिम्मत कैसे हुई, इन दोनों के बीच में इतनी सारी बातें हो गई और तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। आशुतोष ने तुरंत ही एक बार फिर से मुझ पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी मेरी जेठानी ने आकर मुझे पकड़कर पीछे किया और वो उनके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप लोग दोनों को माफ़ कर दो, यह दोनों नादान हैं, उनको इस घर के नियम कायदे कानून नहीं पता, इसीलिए इनसे यह गलती हो गई। लेकिन अब आइंदा यह ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। इन दोनों को बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी। अगर मुझे पहले ही पता होता तो यह सब कुछ जान चुकी हैं तो मैं कब का इन लोगों को समझा चुकी होती, लेकिन मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ इन सब को माफ़ कर दो। मैं फटी फटी आँखों से यह सब कुछ देख रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है, आखिर यह कौन सा वहम है।
कौन सही है अपने पति को अब सही समझ रही हूँ, लेकिन मेरा पति खुद भी इन सब चीज़ों में शामिल था। और मेरी जेठानी जिसे मैं गलत समझ रही थी वह आज खुद हम दोनों को धार बनकर हमारे सामने खड़ी थी। मेरी जेठानी ने तुरंत ही मेरा हाथ मेरी देवरानी का हाथ पकड़ा और हमें अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मेरी देवरानी तो लगातार रोई जा रही थी और मैं तो जैसे सदमे में थी। मेरी जेठानी ने हम दोनों को समझाया कि इस घर में यह गंदा खेल शुरू से ही चल रहा है और अपनी जेठानी से यह कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। तो वह आंखों में आंसू लिए मुझे कहने लगी कि वंदना, 3 साल पहले मैं भी आंखों में सपने सजाए इस घर में बहू बनकर आई थी। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सुंदर सुंदर सपने देखे थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही सब सपने टूटकर चकनाचूर हो गए थे। शुरुआत में मैं भी इन सब चीज़ों का विरोध किया, लेकिन फिर जब मुझ पर हद से ज़्यादा अत्याचार हुए तो उनको झेल पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। और तो और मैं किस्मत की इतनी ख़राब थी कि मैं यहाँ यह सब छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं बचा था। माँ बाप तो मेरे बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। जैसे तैसे मेरे भैया भाभी मजबूर होकर मुझे अपने पास रखा था और उसके बाद मेरी शादी जल्दबाजी में इस घर में करवा दी और मुझे अपनी जान छुड़ा ली। शादी के बाद मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे भैया भाभी मेरे साथ ऐसा कर देंगे, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी हुई उन्होंने अपना मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसीलिए मेरे सामने और कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय इसके, और मैं इन लोगों को यह सारे मनमाने यहाँ पर झेलती रहूँ। मैं अपनी जेठानी से कहा कि और क्या हमारी सास भी इस सब में मिली हुई है। तो वह कहने लगे कि शुरू में तो बीमार रहती थी, जब मेरे साथ यह सब होना शुरू हुआ तो मैं उनसे कहा, उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन ससुर ने मेरी सास को भी नहीं छोड़ा और इस तरह की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी कि उनका शरीर धीरे धीरे दिन पर दिन लाचार होता गया। और फिर जब भी वह मेरा साथ देती तो वह लोग मुझ पर और भी ज़्यादा जुल्म करते, जिसे देखकर वह सदमे में चली गई और उन्होंने यह सब विरोध करना बंद कर दिया और ज़्यादातर खामोश ही रहने लगी। मैंने भी इसी पर अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया। तुमने भी देखा होगा कि हमारी सास ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती हैं और किसी से भी बात नहीं करती, क्योंकि उन्हें भी इन सब से गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन इन सबको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इनका बाप है वैसे भी यह सब बन चुके हैं। इनके अंदर भी भावनाएं, इंसानियत, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसीलिए मैं तुमसे भी यही कहूँगी कि हमारे सामने उनकी बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ से इन लोगों से बचकर निकल पाना नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि ना तो हम किसी से फ़ोन पर बात कर सकते हैं और ना ही आसपास कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सके। मैंने कहा कि लेकिन मैं यह सब बर्दाश्त करने वाली नहीं। फिर चाहे जो भी हो जाए। अभी यह सब बातें ही कर रहे थे, तभी हमारे दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी। यह दस्तक मेरे पति ने ही की थी और जोर जोर से मेरी जेठानी का नाम लेकर चिल्लाने लगा। मेरी जेठानी तो तुरंत ही दरवाज़ा खोल दिया। आशुतोष ने कहा कि खाना बनाने का समय हो रहा है, इसीलिए छोड़ो और चुपचाप जाकर खाना बनाओ। हम सब ने तुरंत ही जाकर खाना की तैयारी शुरू कर दी। अपनी देवरानी और जेठानी से कह रही थी कि वह मेरा साथ दे दो, लेकिन हम तीनों मिलकर इनका सामना कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि उनके खिलाफ खड़ी हो पा रही थी और उनके साथ न मिल पाने की वजह से मैं भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि भला अकेले इन सब का सामना कैसे कर सकती थी। मुझे भी तो किसी का साथ चाहिए था। रात को खाने की टेबल पर जब मैं खाना परोसने लगी, तभी मेरा देवर और जेठ ससुर एक साथ गलत तरीके से हरकतें करने लगे। जब मैं उन लोगों का विरोध किया और बराबर उनके साथ हाथ चलाई तो मेरा पति बुरी तरह से मुझसे नाराज़ होने लगा और कहने लगा कि अगर तुमने ज़्यादा नखरे किया तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उसकी धमकियों से नहीं डरी और मैं उस पर चिल्लाकर कहने लगी कि तभी मेरा पति और मेरे जेठ ने मेरे साथ मारपीट करने लगे। यह देखकर मेरी देवरानी और जेठानी भी उन दोनों का विरोध करने लगी। जब इन लोगों ने देखा कि हम तीनों इनके खिलाफ एकजुट खड़े हो गए हैं, यह लोग बुरी तरह से हैरान रह गए। मेरी सास भी वहीं पर बैठे बैठे चुपचाप यह सब तमाशा देख रही थी। मैं तुरंत ही भागकर उनके पास गई, उनके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि आप आखिर कब तक यह बर्दाश्त करती रहेंगी। एक औरत होकर दूसरी औरत पर यह सब जुल्म देखती रहेंगी।
क्या आपके अंदर का भी जमीन इन लोगों की तरह भर चुका है? क्या आप जिंदा लाश बन चुकी हैं? लेकिन मेरी सास के ऊपर तो जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा, तो वह बुद्ध की तरह चुपचाप कुर्सी पर बैठी रही और अपना खाना खाती रही। मुझे अब उनसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि अभी एक तरह से इनके साथ शामिल हैं और इसीलिए उन्हें इन सबको दिखाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं अकेले ही इन सब का डटकर मुकाबला करूंगी। और जब मैं उनसे भिड़ने लगी तो सब कुछ मेरी हिम्मत देखकर हैरान रह गए। मेरे पति ने कहा कि आज मैं तुम तीनों को ही सबक सिखाकर रहूंगा। मेरे जेठ बोले कि अगर इन्हें आज हमने सबक नहीं सिखाया तो फिर आगे भी इस तरह से हरकत करेंगे और हमारे सर पर चढ़ने लगेंगे। उन्होंने हम तीनों को ही पकड़कर छत पर ले गए, ले जाकर छत पर छोड़ दिया। हम उससे ऐसा करने के गुनाह लगाते रहे कि लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यह बराबर सर्दियों की रात थी और उन लोगों ने हमारे स्वेटर भी ले लिए थे। ठंड के मारे 1 घंटे के बाद ही हम तीनों लोगों की हालत खराब होने लगी। हम बुरी तरह से सर्दी से थरथरा रहे थे और बार बार दरवाजा बजाकर उनसे मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन हैवानों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके 3 घंटे हो गए थे। मेरी देवरानी तो ठंड की वजह से हालत ही खराब होने लगी थी। हम तीनों एक दूसरे से सटकर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि हमारा पूरा शरीर काँप रहा था और रात थी कि बीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसपास धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगा और यहाँ पर मदद के लिए बार बार उठकर देखकर, लेकिन हमें कहीं से भी कोई भी मदद नहीं दिख रही थी। हम आज भी नहीं चल सकते थे, क्योंकि आग जलाने के भी कोई साधन हमारे पास नहीं थे। उस पूरी रात की वजह से, ठंड की वजह से हमारी हालत ख़राब हो गई थी। सुबह के करीब उन लोगों को आकर छत का दरवाज़ा खोला तो मेरी जेठानी और देवरानी अपने होश खो बैठी। मुझे ठंड की वजह से पूरी तरह से चक्कर आ रहे थे। उसके बाद वह लोग हमें नीचे लेकर गए और फिर हमें धमकाते हुए बोले कि आज के बाद कोई भी हमारे खिलाफ खिलाफत की तो फिर इससे भी बुरा हाल कर दिया जाएगा। उस दिन हम तीनों की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद भी घर का सारा काम हमें ही करना पड़ा। जैसे तैसे हमने दवा खाकर खुद को थोड़ा ठीक किया, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से जो बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ा हुआ था और जो तकलीफ़ हुई थी वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद जैसे ही रात होने का समय हुआ तो मेरे पति ने हम तीनों के सामने यह फरमान सुना दिया कि आज की रात ही चारों लोग एक साथ मेरे साथ वह सब करेंगे। अब तक मेरी जेठानी और देवरानी के साथ तो होता आया था। यह सुनकर मैं गुस्से से उनके ऊपर चिल्लाई। मैंने कहा, तुम सब कितने घटिया हो, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर से मुझे अपने पति की मारपीट के साथ सहनी पड़ी। जेठानी तुरंत ही आशुतोष के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि वह मेरे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि इस वक्त मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कम से कम कुछ दिन का तो वक्त दो, वह लोग मुझे दे दे। लेकिन मेरे पति का तो जैसे जानवर सवार था। वह किसी भी तरह से मुझे सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। और खाना खाने के बाद वह चारों मुझे एक साथ डाइनिंग एरिया में टूट पड़े और मुझे खींचकर कमरे के अंदर ले जाने लगे। मैं अकेले उनका सामना आखिर कैसे करती। मेरी जेठानी और देवरानी मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह भी उनके सामने टिक नहीं सकी। वह बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी और वहाँ पर कोई भी नहीं आया जो हमारी पुकार सुनता। थोड़ी देर के बाद मैं उन चारों दरिंदों के बीच में घिरी बैठी हुई थी, हाथ जोड़कर उनसे खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो राक्षसी हंसी थी वह मुझे पहले से ही बता रही थी कि उनपे मुझ पर जरा से भी रहम नहीं आने वाली। इसके बाद मेरे ससुर ने मेरी साड़ी पकड़ी और उसे उतारना शुरू कर दिया। अभी भी अपने पति को उसका धर्म याद दिला रही थी, लेकिन उसे तो जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मेरे पास भगवान को याद करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। मैं अपने पति को आंखों बंद किया और अपने भगवान को याद करने लगी, गुनाह लगाने लगी कि आज कुछ भी करके वह मुझे इन दरिंदों से बचा ले। इसके बाद जैसे ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाया और मेरे साथ वह सब करना शुरू किया, तभी दरवाजे पर जोरदार आवाज़ हुई और उस कमरे का दरवाज़ा टूट गया। वह सब भी बुरी तरह से चौंक गए थे कि आखिर यह सब क्या हुआ। जब मैं सामने देखा तो सामने पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखते ही जैसे मेरे शरीर से जान लौट आई। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े ठीक किया और पुलिस को अंदर आते ही उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। मैं जब बाहर निकल कर आई तो देखी मेरी देवरानी और जेठानी अभी भी बाहर खड़ा हुई नजर आ रही थी और हम में से किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर पुलिस कैसे आ गई। और चारों दरिंदों भी एक दूसरे का मुंह तक देख रहे थे
और सवालिया नज़रों से देख रहे थे कि आखिर पुलिस को यह सब कैसे पता चला। मैं तुरंत ही पुलिस को सब कुछ बता दिया। यह लोग किस तरह का घिनौना खेल इस घर में रच रहे थे। पुलिस वाले से पूछा कि आपको इन सब की खबर आखिर कैसे लगी, तो वह कहने लगे कि इसके लिए आपको अपनी सास का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही सही वक्त पर हमें फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। अगर हमें थोड़ी भी देर हो जाती तो न जाने आपके साथ आज क्या हो जाता। मैं, मेरी जेठानी और देवरानी, यहाँ तक कि वह चारों भी, हम सभी लोग बुरी तरह से अपनी सास का नाम सुनकर घबरा गए, क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सास ने पुलिस को बुलाकर मेरी ज़िंदगी का बचाया था। मैं तुरंत ही दौड़कर उनके पास गई और उनके पैर पकड़ गई। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं जिंदा लाश नहीं हूँ, लेकिन यह सब देख देख कर मैं खुद को जिंदा लाश बना लिया। लेकिन आज तेरा दर्द देखकर मैं खुद को रोक न सकी और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आखिर वह मुझे कोई तो रास्ता दिखाए। और आज मेरी प्रार्थना ऊपर वाले ने स्वीकार भी कर ली। आज जब मेरा पति तुझे कमरे के बाहर तेरे साथ वह सब करने के लिए गया तो गलती से उसका मोबाइल फ़ोन मेरे पास ही छूट गया। मैंने देखा तो मैं तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। इतने सालों में अब बड़ी बहू के साथ यह सब तो होते हुए देखती आ रही थी, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि मैं उसकी ज़िंदगी बचा सकूं। मुझे यह मौका मिला तो मैं अपनी बेटियों को बचाने का यह फैसला कर लिया था। इसके बाद पुलिस उन सभी को पकड़ कर ले गई। उसके बाद हमारी गवाही के आधार पर उन चारों को सजा हो गई। आज मेरा देवरानी और मेरी जेठानी का हमारे पतों से तलाक हो चुका था। मेरी दूसरी शादी करवाने के लिए मेरे माता पिता मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मेरी देवरानी की तो दूसरी शादी हो चुकी है। मेरी जेठानी का दुनिया में कोई भी नहीं है और वह हमारी सास को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। उन दोनों का कोई सहारा नहीं बचा था, इसीलिए अब वह दोनों एक दूसरे का सहारा है और दोनों ही एक साथ रह रही हैं। और मेरी देवरानी अक्सर उनसे मिलने के लिए जाया करती है। मैं अपने माता पिता से कहा कि इस बार आप जब मेरे लिए कोई रिश्ता देखें तो बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि पहली बार अगर आपने अच्छे से सारी चीज़ पता कर लेते होते तो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह कभी नहीं होता। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग और परिवार है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। दोस्तों, शादी का फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी भर का फैसला होता है। अक्सर शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कौन कैसा है यह कुछ तो दिन बीतने के बाद ही पता चलता है। इसलिए किसी से भी रिश्ता जोड़ने से पहले उनकी जांच परख कर लेने में कोई भी जल्दबाजी ना करें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।